आज के इस वीडियो में हम एक बड़ी दिलचस्प चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे जो देश के सामने कभी ना लाई गई है ना कभी पेश की गई है, और वो है कि भारत के अंदर सीआईए का एक ऐसा ऑपरेशन जिसको समझने के बाद आपको पता चल जाएगा और समझ आएगा कि सीआईए की गतिविधियां भारत में किस हद तक होती हैं। देखिए, 1980s का जो डेकेड था, 1980 का जो दशक था, उस दशक में आप सभी जानते हैं और मैं कई वीडियोस में आपके साथ चर्चा कर चुका हूं कि अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ एक बहुत बड़ा जिहादी कैंपेन रन कर रहे थे। उस कैंपेन के दौरान 1980 के दशक में एक बड़ी दिलचस्प चीज़ ये हुई कि अफगानिस्तान को टैकल करने के लिए अमेरिका की आर्थिक मदद से पाकिस्तान के अंदर कई तंजीम यानी कि टेररिस्ट ग्रुप्स क्रिएट किए गए। उनमें से एक तंजीम जो था उसका नाम था हरकतुल अंसार। हरकतुल अंसार से जो व्यक्ति जुड़ा हुआ था वो पाकिस्तानी नागरिक था, उसका नाम था मसूद अजहर। मसूद अजहर एक मौलाना था। मौलाना होने के नाते उसको पाकिस्तान ने हरकतुल अंसार में डालकर ये काम दिया था, एक उद्देश्य दिया था कि आप अफगानिस्तान के लोगों को रेडिकलाइज कीजिए, जिनको हम पाकिस्तान में लेके आएंगे, कोयटा से लेके पेशावर में पूरा उनको भर के रखेंगे, मदरसों में आपको रेडिकलाइज करना है। और इस काम में मसूद अजहर ने बहुत अग्रेसिव कैंपेन किया, उसने बहुत अग्रेसिव ट्रेनिंग दी, बहुत अग्रेसिव रेडिकलाइजेशन किया, जिसके बाद हरकतुल अंसार के जितने भी पढ़ाए हुए ये लड़ाकू लोग होते थे, ये अफगानिस्तान में जाकर सोवियत के खिलाफ फायरिंग करते थे, लड़ाई करते थे और सोवियत मुक्त अफगानिस्तान बनाने की एक मुहिम चलाते थे। 1988 तक ये जो चीज़ थी ये पूरी अचीव भी हुई, क्योंकि 1988 में जो है उस समय अफगानिस्तान को सोवियत यूनियन छोड़कर गई। जिनीवा अकॉर्ड साइन हुआ अमेरिका के बीच, पाकिस्तान के बीच और सोवियत यूनियन और अफगानिस्तान के बीच। और जब सोवियत यूनियन ने कहा कि हम छोड़ के जा रहे हैं, तब उस समय पाकिस्तान के मन में एक ख्याल आया। मन में ख्याल ये आया कि ये जो हमने तंजीम अलग अलग प्रकार के बनाए हुए थे, और ख़ास करके जिनमें हमारे खुद के पाकिस्तानी नागरिक हैं, जिनमें से एक था हरकतुल अंसार, अब समय आ चुका है कि इन सारे संगठनों को अफगानिस्तान से शिफ्ट कर कश्मीर की धरती पर लाया जाए और कश्मीर में जो हम जिहाद का कैंपेन 1950 से चला रहे हैं, उस जिहाद के कैंपेन को इनके थ्रू चलाया जाए। इस कारण से आप देखिए कि 1990 के दशक में सबसे पहली बात तो हमने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि कश्मीर घाटी में टेररिज्म एकदम से बढ़ जाता है। टेररिज्म बढ़ने का सबसे बड़ा कारण कि अफगानिस्तान में जितने भी उस समय टेररिस्ट ग्रुप्स थे, तंजीम थे, पहली बात तो उनको रीडायरेक्ट करके कश्मीर लाया जाता है। उस समय कई टेररिस्ट ग्रुप्स जो वहाँ पर अफगानिस्तान में थे, लेकिन उनको अब एक नया ओरिएंटेशन देना था और नए नाम से लाना था, वो भी कार्य कश्मीर में आके किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, हमारा यहाँ पर उद्देश्य है एक व्यक्ति को समझना जिसका नाम है मसूद अजहर। मसूद अजहर एक ऐसा आदमी है जिसने सीआईए के साथ और आईएसआई के साथ बहुत क्लोजली काम किया 1980 के दशक में। अब 1990 के दशक में जब भारत के कश्मीर के अंदर टेररिज्म बढ़ने लगा, उस समय भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो ने भी कश्मीर में जाकर अपनी प्रेजेंस बनाई। भारत का इंटेलिजेंस ब्यूरो भी उस समय ये चीज़ चाहता था कि कश्मीर में उसकी भी एक होल्डिंग हो, उसकी भी एक प्रेजेंस हो। उस चीज़ को अचीव करने के लिए भारत की सरकार को, उस समय की भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक रिकमेंडेशन ये दिया कि कश्मीर में जो टेररिज्म को हम टैकल कर रहे हैं उसको हम अपने हिसाब से टैकल करेंगे। आप सबसे महत्वपूर्ण कदम ये उठाइए कि किसी भी जो फॉरेन कंट्री है, खास करके अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ये टाइप के जितने भी देश हैं जिनकी दिलचस्पी अभी इस मोमेंट पे कश्मीर में जो चीज़ें चल रही हैं उसको देखने में होंगी, आप इन लोगों को दूर रखिए। भारत की सरकार ने पूछा कि भाई ये कैसे होगा, आप ही हमें समझाइए अगर आप सजेशन दे रहे हैं। तो भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कहा कि देखिए, सबसे सरल तरीका ये है कि आप किसी भी वेस्टर्नर को, यानी कि कोई भी जो ये यूरोप का हो या अमेरिका का नागरिक हो, पहली बात तो उसको कश्मीर में घुसने से मना कीजिए। उसको हम कश्मीर में आने ही नहीं देंगे, क्योंकि हमारे को यहाँ पर टेररिज्म की प्रॉब्लम को टैकल करना है, हम अपने हिसाब से करेंगे। अब उस समय क्या हुआ कि 1990 के दशक में अमेरिका बड़ा बेचीदा तरीके से परेशान होने लगा। परेशान इसलिए होने लगा क्योंकि भाई वो चाहता था कि कश्मीर घाटी के अंदर क्या चल रहा है उसकी इंटेलिजेंस और जानकारी उसको चाहिए थी। ब्रिटेन बड़ा परेशान हो रहा था क्योंकि ब्रिटेन भी चाहता था कि भाई किसी ना किसी तरह हमें भी कुछ जानकारी मिलेगी, हो क्या रहा, ताकि हम पाकिस्तान को इंटेलिजेंस फॉरवर्ड कर पाएँ। अब सबसे पहला काम तो यही होता है कि जब भी इस प्रकार की कोई गतिविधि करनी होती है तो आप क्या करते हो कि आप अपने देश में जो आपकी एम्बेसी होती है, अब जैसे अमेरिका की एक एम्बेसी भारत में है, ब्रिटेन की भी एक हाई कमीशन है भारत के अंदर, उन्होंने सबसे पहले तो ये बोला कि हमारे अधिकारी कश्मीर जाएंगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने तुरंत मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं जी, आपका कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं आएगा। क्या करने आएंगे? आपका यहाँ पर कश्मीर में प्रॉब्लम चल रही है, लड़ाई चल रही है, आपका क्या बंदा करने आएगा यहाँ पर? तो सबसे पहले तो उनको मना कर दिया, पहली चीज़। अब इसके बाद अमेरिका ने, ब्रिटेन ने, पाकिस्तान ने मिलकर एक बड़ा खेल खेला। खेल बड़ा ब्यूटीफुल था। अब आप खेल को समझिए। खेल ये था कि पाकिस्तान, अमेरिका, ब्रिटेन, ये लोग बैठे इस्लामाबाद में। इन्होंने सोचा कि भाई हमें भारत इस समय कश्मीर में घुसने नहीं दे रहा, हमें लिटरली कोई इंटेलिजेंस नहीं मिल पा रही कि वहाँ चल क्या रहा है, भारत कर क्या रही है, कैसे इन ग्रुप्स को टैकल कर रही है, कैसे जितने तंजीम वहाँ ऑपरेट कर रहे हैं इनको टैकल कर रही है।
अब इस खेल को बेसिकली समझने के लिए इन्होंने सहारा लिया एक पुराने एसेट का। पुराना एसेट था मसूद अजहर। मसूद अजहर को अमेरिका ने और ब्रिटेन ने मिलकर बोला कि भाई तुम भारत जाओ, तुम्हारा जो संगठन है वो पहली बात तो कश्मीर घाटी में लड़ ही रहा है। इन्होंने क्या करा, अमेरिका ने और ब्रिटेन ने मिलकर हरकत-उल अंसार, जिसको रीडायरेक्ट किया गया था अफगानिस्तान से 1990 के दशक में कश्मीर घाटी की तरफ, उस ग्रुप के अंदर पहले तो इन लोगों ने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करवाई। प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई, बेसिकली क्या था कि एक शोपियां वाला जो इलाका है, एक हरकत-उल अंसार का व्यक्ति वहाँ काम कर रहा था, एक हरकत-उल अंसार का व्यक्ति जो है श्रीनगर में बैठा था। इन दोनों के बीच में पहले तो लड़ाई डलवाई अमेरिका ने। ये इन्होंने काम किया बेसिकली पाकिस्तान में बैठ के। जब इन्होंने ये लड़ाई करवाई बैठ के पाकिस्तान से हरकत-उल अंसार के दो अधिकारियों के बीच में, तो अब हरकत-उल अंसार वहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम में आ गया। अब इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को बोला कि भाई एक काम करो, तुम मसूद अजहर जो है इसको भेजो भारत और इसको बोलो कि ये जाके वहाँ पर अपने इन मसलों को रिजॉल्व करवाए। अब हुआ क्या, अब खेल देखिए। अब हुआ ये कि मसूद अजहर को ब्रिटेन की इंटेलिजेंस ने एक फेक पोर्चुगीज़ पासपोर्ट बना के दिया। उसको फेक पोर्चुगीज़ पासपोर्ट बनाकर उसको पाकिस्तान से पहले दुबई भेजा, दुबई से उसको ढाका बांग्लादेश भेजा, ढाका से उसको फ्लाइट में बिठाकर दिल्ली भेजा। दिल्ली इमिग्रेशन पर जब वो व्यक्ति उतरा मसूद अजहर, तो उस समय वो एक फेक पोर्चुगीज़ पासपोर्ट लेके उतरा। उस पासपोर्ट का रजिस्ट्रेशन भी हुआ भारत में, क्योंकि इमिग्रेशन की अथॉरिटीज़ ने एयरपोर्ट पे उसको रजिस्टर भी किया। तभी से वो संज्ञा में आने लग गया कि भाई हमें समझ आ गया कि ये व्यक्ति कोई ठीक ठाक व्यक्ति नहीं लग रहा है। इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ ने तुरंत जो है इतला इसकी इंटेलिजेंस ब्यूरो को दी। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कि ये फेक पोर्चुगीज़ पासपोर्ट पे कोई एक फेक आइडेंटिटी लेके बंदा घुसा है, उसकी मूवमेंट को ट्रैक करना चालू कर दिया। जैसे ही इंटेलिजेंस ब्यूरो उसकी मूवमेंट को ट्रैक कर रही थी, उन्होंने देखा कि ये आदमी जो है सबसे पहले दिल्ली के अशोका होटल में चंद दिन रुका। उसके बाद अशोका होटल में दिल्ली के रुकने के बाद ये व्यक्ति जो मसूद अजहर था, आप सोचिए भारत में घुस चुका है फेक पोर्चुगीज़ पासपोर्ट से। उसके बाद ये व्यक्ति निकल के दिल्ली से गाड़ी लेके जाता है श्रीनगर। श्रीनगर में जाकर ये हरकत-उल अंसार के लोगों से मिलता है। फिर ये जाता है शोपियां, शोपियां के बाद ये दोबारा इधर उधर घूमता है। फिर ये जाता है फाइनली अनंतनाग। फिर एक मीटिंग में जब ये अनंतनाग में जा रहा होता है, उस मीटिंग के दौरान सबसे पहले ये होता है एक रणनीति के तहत, क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो इसकी मूवमेंट को ट्रैक कर रही होती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो इसकी पूरी डे टू डे इंटेलिजेंस जो है वो साथ में MI यानी कि इंडिया की जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है उसको भी दे रही होती है। तो होता ये है कि जब ये व्यक्ति मसूद अजहर अनंतनाग पहुंचता है, तो अनंतनाग में ऑटो में बैठा हुआ जब ये अपने कार्य को कुछ करने जा रहा होता है, तो मिलिट्री इंटेलिजेंस की एक रेड के दौरान ये पकड़ा जाता है। अब जब ये पकड़ा जाता है तो भाई बहुत बड़ा कैच है ये। तब पता चलता है कि ये व्यक्ति और कोई नहीं, ये तो मसूद अजहर है, ये तो हरकत-उल अंसार से जुड़ा है। फिर उसको इंटेरोगेशन करने के लिए जम्मू की कोट बिलावल जेल में लेके आते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो, भारत की रॉ, भारत की मिलिट्री इंटेलिजेंस, ये सारी एजेंसीज़ के अधिकारी उस समय पहुंचते हैं और एक एक करके जो है कोट बिलावल जेल में जम्मू में बैठकर मसूद अजहर की इंटेरोगेशन करते हैं। मसूद अजहर सारा टाइम एक ही पॉइंट पे रट लगा के बैठा रहता है और वो रट लगा के ये बैठा रहता है कि आप जो मर्जी कर लीजिए, एक ना एक दिन मैं छूटूंगा, एक ना एक दिन आप ही मुझे छोड़ने जाएंगे। आप सोचिए कि ये व्यक्ति जो भारत आया, भारत आके श्रीनगर गया, अनंतनाग गया, शोपियां गया, अनंतनाग में फाइनली ये 1994 में पकड़ा गया। पहली बात तो इस व्यक्ति को इतना कॉन्फिडेंस कैसे था कि इसको छुड़वा लेंगे। इस व्यक्ति को इस बात का गुरूर कैसे था कि आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, एक ना एक दिन तो मैं जाऊंगा। खेल जब धीरे धीरे हमारे सामने अनफोल्ड हुआ तो हमें पता चला खेल ये था कि भाई इसको डेलिबरेटली CIA ने और ISI ने मिलकर भेजा था। और CIA ने और ISI ने मिलकर इसको इसलिए भेजा था क्योंकि वो चाहते थे कि ये व्यक्ति जो है ये भारत जाए और वो चाहते थे कि इस व्यक्ति को पकड़े भारत। आप सोचिए कि इसको तैयार करके भेजा था कि आप पकड़े जाएंगे और आप अपनी अरेस्ट को कोर्ट भी कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, इसको ये भरोसा भी दिलाया था कि आप अरेस्ट भी हो जाइएगा, निश्चिंत रहिएगा, उसके बाद हम आपको छुटवाएंगे। अब हुआ क्या, भारत की सरकार ने इसको अरेस्ट तो कर लिया। अरेस्ट करने के बाद इसकी इंटेरोगेशन भी चल रही थी। इंटेरोगेशन के दौरान 1994 से लेके 95 में जब हम पहुंचे तो एक बड़ी अजीब सी परिस्थिति होने लग गई। अब परिस्थिति ये होने लगी कि पहले तो हरकत-उल अंसार ने इधर उधर अटैक करे ये कह के कि भाई मसूद अजहर को छोड़ो, मसूद अजहर को छोड़ो। पर जब ये रणनीति काम नहीं आई ना, तो इसके बाद असली खेल चालू हुआ। असली खेल क्या था कि 1995 में अमेरिका ने, ब्रिटेन ने पाकिस्तान के अंदर बैठ के हरकत-उल अंसार का एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया। फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम था बेसिकली अल फरकान। इस अल फरकान के तहत अब उन्होंने एक नई चीज़ शुरू करी।
नई चीज़ क्या शुरू करी कि उन्होंने कहा कि भाई अब इस मोमेंट पे अल फरहान को कश्मीर में भेजा जाए। अच्छा, 95 तक थोड़ी सी परिस्थिति कश्मीर घाटी में बदल चुकी थी, बदल इस तरीके से चुकी थी क्योंकि 1991 से जो टेररिज्म चल रहा था 1995 तक आते आते धीरे धीरे वो कम हो चुका था, धीरे धीरे कंट्रोल में आ चुका था। तो 1995 तक क्या हुआ था कि भारत की सरकार ने थोड़ा सा टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कि जिससे कि टेंशन और डिफ्यूज़ हो जाए कश्मीर वैली में, टूरिज्म को थोड़ा सा बढ़ावा देना चालू कर दिया था। तो अब हो ये रहा था कि वेस्टर्न टूरिस्ट्स, भारत के टूरिस्ट्स, बहुत सारे लोग जो है टूरिज्म के लिए कश्मीर घाटी जाया करते थे। इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाया CIA ने उस समय। CIA ने 1995 में जब ये देखा कि भाई भारत की सरकार ने, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जो अभी तक मना कर रखा था कि कोई भी टूरिस्ट नहीं आएगा, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं आएगा, अब ये लोग धीरे धीरे अलाउ कर रहे हैं। अब इस कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ कि CIA ने बेसिकली ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जो कि एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन था हरकतुल अंसार का, जिसका नाम था अल फरहान, इस अल फरहान को उन्होंने एक्टिवेट किया कश्मीर में। अब जब इसको एक्टिवेट किया CIA ने कश्मीर में, तो इसके थ्रू पता है क्या हुआ कि जितने भी ये वेस्टर्न टूरिस्ट जो हैं, जो दिल्ली आते थे, दिल्ली से फिर ये कश्मीर जाते थे, अल फरहान को बोल के उन लोगों को अबडक्ट करवा लेते थे, किडनैप करवा लेते थे। सबसे बड़ी ब्यूटी देखो, वेस्टर्न कंट्री के टूरिस्ट जा रहे हैं, अल फरहान CIA के बिहाफ पे काम करती हुई वेस्टर्न टूरिस्ट को उठा रही है, और अल फरहान जो है उसके बाद उसको इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि आप वेस्टर्न टूरिस्ट को सिर्फ अगवा नहीं करेंगे, अगवा करके इनको मारेंगे भी। हमें नहीं परवाह 2-4 जाने चली जाएं, 10-20 जाने चली जाएं, अमेरिका को क्या लेना देना, ब्रिटेन को क्या लेना देना। इन लोगों ने कहा कि कुछ लोग मरने दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। और यही हुआ, क्योंकि अल फरहान को बोला गया कि आप टूरिस्ट को अबडक्ट कीजिए, आप टूरिस्ट को उठाइए। ऑब्जेक्टिव ये था कि जब अल फरहान टूरिस्ट को उठाएगी, और वो भी एक वेस्टर्न टूरिस्ट होगा, इंडियन टूरिस्ट नहीं होगा, सिर्फ एक एक्सक्लूसिवली वेस्टर्न टूरिस्ट को ढूंढ के पकड़ा जाएगा और उसको अगवा किया जाएगा। उसको अगवा करने के बाद अल फरहान के तहत डिमांड डाली जाएगी, प्रेशर डाला जाएगा। प्रेशर ये डाला जाएगा कि भारत सरकार को बोला जाएगा कि भाई आप जो है हरकतुल अंसार का चीफ मसूद अजहर, उसको छोड़ो। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये तो क्या खेल चल रहा है। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई क्या CIA ने अल फरहान इसलिए बनाई कि अल फरहान के थ्रू वो बेसिकली हरकतुल अंसार का चीफ जो मसूद अजहर, जिसको अरेस्ट किया हुआ था, उसको बेसिकली रिलीज़ करवा पाए। तो आप इस गलत फहमी में हैं अगर आपका दिमाग इस पॉइंट पर चल रहा है। आप खेल को और समझिए। खेल ये नहीं था, खेल ये था कि जब अल फरहान बनी और जब अल फरहान को बोला गया कि वेस्टर्न टूरिस्ट को अबडक्ट कीजिए, तो वो वेस्टर्न टूरिस्ट और कोई नहीं थे, वो लो ग्रेड, लो प्रोफाइल इंटेलिजेंस ऑफिसर्स थे CIA के और ब्रिटिश इंटेलिजेंस के। उनको वेस्टर्न टूरिस्ट का रूप देके, भेष देके बेसिकली भेजा जाता था कश्मीर। उनको भेजा इसलिए जाता था ताकि ये वेस्टर्न टूरिस्ट के नाम पे लो ग्रेड, लो प्रोफाइल इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, जिनका इंटेलिजेंस एजेंसीज में, CIA और ब्रिटेन की एजेंसीज में कोई काम नहीं था, ये व्यक्ति ये एजेंसीज इन व्यक्तियों से बेसिकली अपना नाता छुड़वाना चाहती थी। तो उनको जान पूछ के यहाँ पर भेजा गया, उनको वेस्टर्न टूरिस्ट बनाकर भेजा गया जिससे कि कोई संदेह ना हो। उनको वेस्टर्न टूरिस्ट बनाकर भेजा गया कि जिसके थ्रू ये लो ग्रेड इंटेलिजेंस ऑफिसर्स भारत के कश्मीर में जाएं और टूरिज्म के नाम पर फोटोज़ खींचें, वीडियोज़ बनाएं, और साथ में जो है पूरा डे टू डे लेवल पर जो ग्राउंड इंटेलिजेंस है, टूरिज्म के नाम पर इसको कलेक्ट करें। अब जाहिर सी बात है, ये लो ग्रेड इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ऐसे भी थे जिनकी परफॉर्मेंस, क्योंकि अमेरिकन और ब्रिटिश ट्रैक रिकॉर्ड्स में पुअर थी, तो अमेरिका और ब्रिटिश इन ऑफिसर्स से अपना नाता भी छुड़वाना चाहती थी। तो अगर इनको इवेंचुअली एक कोवर्ट इंटेलिजेंस ऑपरेशन में मार भी गिराया गया, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों को कोई इतनी हिचकिचाहट तो थी नहीं। और वही हुआ जो मैंने आपको अभी बताया कि ये लो ग्रेड इंटेलिजेंस ऑफिसर्स टूरिज्म का भेष भी लेकर भारत में घुसते थे, इंटेलिजेंस पास करते थे। अल फरहान इनको पकड़ती थी, अल फरहान पकड़ने के बाद जो है उनको मार देती थी। तो उनकी हत्या कैसे हुई? टूरिज्म के नाम पर वो आए हुए लोग, उनकी हत्या हुई टेररिज्म के केस में। तो इस केस से आप देखिए कि ये जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी, इन्होंने अपना प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी के थ्रू सीधा का सीधा ये बोल दिया कि भाई हमें तो पता ही नहीं है लोग कौन थे। और सबसे बड़ी बात, इन टूरिज्म प्रमोशन को करने के नाम पर ये जो इंटेलिजेंस अधिकारी भेजे गए, जिसके थ्रू अमेरिका ने, ब्रिटेन ने इंटेलिजेंस गैदरिंग करी, इससे वापस से इन्होंने पाकिस्तान को एज दिलवाना चालू कर दिया। तो याद रखिएगा कि ये जो अल फरहान था, ये जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन थी हरकतुल अंसार की, ये अल फरहान फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन जो थी हरकतुल अंसार की, ये कोई यहाँ पर मसूद अजहर को छुड़वाने नहीं आई थी। ये आई थी CIA के बिहाफ पे, CIA और ब्रिटेन के नंबर 1 उन अधिकारियों के थ्रू इंटेलिजेंस गैदर करवा के उनको इवेंचुअली मार के CIA और ब्रिटेन की मदद करने के लिए।
तो आप सोचिए कि इस प्रकार से विश्व तौर की इंटेलिजेंस एजेंसीज अपने ही चंद अधिकारियों को मरवाने में संकोच नहीं करती हैं। और ये जब ऑपरेशन का बंडाफोड़ हुआ, क्योंकि अल फरहान चुपके से आया, चुपके से काम किया, चंद वेस्टर्न टूरिस्ट पकड़े, उनको मारा, उसके बाद वो चला गया और ख़त्म हो गया। उसके बाद अल फरहान का कोई नामो निशान नहीं आया। उसके बाद वो सडनली जो है एक चैरिटेबल ट्रस्ट बन गया। इसके बाद भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ ने इस खेल को समझा, और आज हम जानते हैं कि अल फरहान किस प्रकार से CIA ने बनाकर उसका प्रयोग भारत के अंदर किया। तो आपके सामने ये जो पूरी केस स्टडी है, ये केस स्टडी अब आपको आई होप क्लियर हो रही होगी कि किस प्रकार से CIA भारत के अंदर उस समय बेचीदा तौर से आना चाहती थी और कश्मीर घाटी के अंदर कुछ भी करके घुसना चाहती थी। तो टूरिज्म का एक बहाना मिला, लो ग्रेड इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को लेके आए, और इवेंचुअली जो हुआ अब आपके सामने है। क्योंकि मसूद अजहर रिलीज़ नहीं हुआ, जो टूरिस्ट थे सो कॉल्ड वो भी मारे गए, यानी कि लो ग्रेड इंटेलिजेंस ऑफिसर्स भी मारे गए। पर उद्देश्य जो था लॉन्ग रन का वो क्लियर हो गया कि हमें कश्मीर घाटी में एक इंटेलिजेंस नेटवर्क को बनाना था, इन टूरिस्ट्स के नाम पे कश्मीर घाटी के अंदर घुसना था और कुछ ग्राउंड वर्कर्स को नर्चर करके कल्टीवेट करना था, जो हमारे को इन्फॉर्मेशन पास करते रहे। तो वो इन्फॉर्मेशन नेटवर्क जो उन्होंने बनाना था कश्मीर घाटी में, वो उसको काम करने के लिए वो सक्सेसफुल हुए। और आज की डेट तक कश्मीर घाटी के अंदर यही लोग जो हैं भरपूर मात्रा में, इनको हम कहते हैं ओवरग्राउंड वर्कर्स। तो ओवरग्राउंड वर्कर आज की डेट में वो क्या ISI के लिए कर रहा है काम, या CIA के लिए कर रहा है, या ब्रिटिश की इंटेलिजेंस के लिए कर रहा है, हमें नहीं पता, पर ये कर जरूर रहा है किसी न तीनों में से किसी न किसी के लिए काम। तो इस प्रकार से CIA ने भारत में कश्मीर घाटी के अंदर इस पर्टिकुलर ऑपरेशन को अंजाम दिया। तो आई होप ये चीज़ को समझने के बाद अब आपको एक ब्रीफ आइडिया ज़रूर मिला होगा कि भारत में CIA आफ्टर ऑल ऑपरेट करती कैसे है। धन्यवाद।